हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर एनएसएस सीरीज का केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बेटा जो चैप्टर स्टार्ट करें उसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है आपको हर साल ऑन एन एवरेज नीट में इससे 2 से 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। अब ये 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको गारंटी दूंगा बेटा, जो आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपको इस बार पूछे जाएंगे। और बेटा जो हम क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे उनसे आपके कुछ डीप कंसेप्ट जो होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट किया जा रहा है, नोट करिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया जा रहा है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ चेलेटिंग रिंग्स फॉर्मड इन NiDMG होल 2 इज यार। देखिए बेटा, हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है और जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया जा रहा है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज NiDMG होल 2। यहां पर बेटा Ni सेंट्रल मेटल है और DMG जो है दैट इज अ लिगेंड। हम जानते हैं जो DMG है ये कौन सा लिगेंड है, DMG बेटा आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट। अब ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पर इसको फोकस करिएगा। सबसे पहली बात, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमें बनता है जब हम क्या पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ निकल प्लस 2। जब निकल प्लस 2 का टेस्ट हम पढ़ते हैं वहां पर इसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा ये वहां पर रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। क्लियर? तो ये जो NiDMG होल 2 है ये बेटा हमारे पास कहां पर बनता है, जब हम टेस्ट ऑफ निकल प्लस 2 पढ़ते हैं और वहां पर रोजी रेड प्रेसिपिटेट ये बनाता है। अब आपको बोला जा रहा है इसमें कितनी चेलेटिंग रिंग्स है। देखिए बेटा, चेलेटिंग रिंग्स चेक करने के लिए इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। पहले देखिए DMG जो है इस पे -1 का चार्ज होता है, तो निकल यहां पर बेटा +2 स्टेट में होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 4 आएगा। अगर हम निकल +2 को यहां पर बनाएंगे, दिस इज निकल +2, DMG का स्ट्रक्चर बेटा अगर हम ड्रॉ करेंगे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का, तो यहां पर C के साथ यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप लगेंगे CH3 और यहां पर आपके पास आएगा NOH, यहां पर बेटा आपके पास आएगा डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O-। ये मैंने एक येलो से जो मैंने बनाया ये DMG को बनाया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है। अब यहां पर बेटा DMG कितने हैं, DMG 2 है, तो दूसरा DMG हम यहां पर बनाएंगे C, यहां पर CH3, यहां पर हम बनाएंगे CCH3 और यहां पर बनाएंगे डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर बेटा बनाएंगे डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O-। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NiDMG होल 2। यहां पर अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा कहां से बनता है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। यहां पर DMG के पास जो कंपल्सरी डोनर है वो नाइट्रोजन है। जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड आएगा उसमें कंपल्सरी डोनर नाइट्रोजन होगा, तो बेटा ये एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन से बनाएगा, एक यहां से बनाएगा, एक इस वाले साइड से बनाएगा, तो एक DMG यहां पर 2 बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर बेटा फोकस करेंगे, यहां पर बेटा फोकस करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए। यहां पर टोटल रिंग्स कितनी बनी, एक तो ये 1 रिंग, 2, 3, 4, तो इसका मतलब यहां, अच्छा ये 2 और 4 कैसे बनी, यहां पर बेटा असल में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पर भी क्या हुआ, हाइड्रो। और ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर। और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिंग 2 और 4 बना। तो यहां पर अगर हम टोटल चेलेटिंग रिंग्स देखेंगे, तो टोटल चेलेटिंग रिंग्स अगर आपसे मांगा जाए बेटा टोटल चेलेटिंग रिंग्स, तो आंसर विल बी 4। कितनी चेलेटिंग रिंग्स, 4, 1 2 3 4। अब बेटा यहां पर देखिए, कभी आपको यह भी बोला जा सकता है कि इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से कितनी चेलेट रिंग्स बनेंगी, तो यहां पर आंसर आएगा 2। अब देखिए बेटा, ये रिंग 1 और रिंग 3 को अगर हम देखेंगे, ये कितने मेंबर्ड की है, 1 2 3 4 5। तो अगर आपको बोला गया इसमें 5 मेंबर्ड रिंग्स कितनी बनी, 5 मेंबर्ड रिंग्स कितनी बनी, तो आंसर विल बी 2। और अगर यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड की वजह से देखें, जो 2 रिंग्स बनी वो कितने मेंबर्ड की है, 1 2 3 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग्स अगर आपसे बोला जाए, तो यहां पर बेटा 6 मेंबर्ड रिंग्स भी 2 बनी। और ये 6 मेंबर्ड रिंग्स जो बनती है यही इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से बनती है। तो अगर आपको बोला जाएगा NiDMG होल 2 में टोटल में कितनी चेलेट रिंग्स बनेगी, द आंसर इज 4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां पर बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से सुनिएगा। आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहां पर आपको बोला जा रहा है द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, आपको बेटा GI देखने हैं, ऑफ CONH3 होल 3 NO3 होल 3 R। आपको यहां पर बेटा क्या देखना है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है
ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम चेक करेंगे, बताइए क्या ये मोनोडेंटेट है? यस। क्या ये मोनोडेंटेट है? यस। और यहां पर 3 मोनोडेंटेट NH3 है, 3 NO3 है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, आइसोमेरिज्म के लिए आपको बेटा ये पता ही होगा कि यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर मेटल आएगा, यहां पर बेटा स्क्वायर बाइपिरामिडल भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है। अब मुझे बताइए बेटा ऑक्टाहेड्रल में डायगोनल्स अगर हम देखें कितने हैं, ये एक डायगोनल हुआ, ये दूसरा डायगोनल हुआ, और ये हमारे पास तीसरा। तो यहां पर बेटा हमारे पास कितने डायगोनल आए? 3 डायगोनल आए। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जब भी आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाने होंगे, जितने डायगोनल्स आपको दिखे उतने ही आप ब्रैकेट्स बनाएंगे। बताइए बेटा यहां पर कितने ब्रैकेट्स में प्लॉट करूंगा? 3। और मान लीजिए इस NH3 को मैंने A माना और इस NO3 को मैंने B माना, क्योंकि मोनोडेंटेट है तो रिप्रेजेंटेशन हम किससे देंगे? A और B। तो यहां पर इनको बेटा क्या मैं इस कॉम्प्लेक्स का नोटेशन ऐसे लिख सकता हूं, इट इज Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। यस, क्योंकि ये मेटल M लिखा और ये मोनोडेंटेट इसको A, ये भी मोनोडेंटेट इसको B, तो Ma3B3। इसको अगर हम लाइन से लिखेंगे तो आई विल बी राइटिंग, यहां पर बेटा आपके पास AA, यहां पर A3 है, तो यहां पर बेटा आपके पास क्या आएगा? यहां पर आपके पास आएगा Ma3। तो आई विल बी राइटिंग लाइक A और यहां पर B। अब देखिए बेटा मैंने 3 ब्रैकेट्स क्यों बनाए? क्योंकि इसमें 3 डायगोनल्स है, जितने डायगोनल्स होंगे आपको उतने ही ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, एक ब्रैकेट को आपने फिक्स किया, दूसरे को शफल कर दो। मान लो इसको मैंने फिक्स किया, अगर मैं बेटा B को B के साथ शफल करूंगा डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। अगर मैं इस B को फिर इस B के साथ, तो कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैंने पहले ब्रैकेट को फिक्स किया और इसकी शफलिंग की तो मुझे कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिला। हम क्या करेंगे, दूसरे को फिक्स करेंगे, दूसरे को फिक्स करेंगे। जैसे आपने दूसरा फिक्स किया, इसकी बेटा पहले A का B के साथ शफलिंग कर दो तो डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा। यस, क्या अरेंजमेंट मिलेगा? AB। और यहां पर बेटा क्या मिलेगा? AB। यहां पर क्या मिलेगा? AB। इसका मतलब यहां पर 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपके पास आए, तो मैं बोलूंगा इस कॉम्प्लेक्स के जियोमेट्रिकल आइसोमर B बेटा कितने होंगे? 2। अब सुनिए बेटा, तो यहां पर इसके 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आए। अब अगर इन 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, तो आंसर तो आपको मिला, पर चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बेटा यहां पर 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर जो आपके पास आए, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मान लो दिस इज GI फर्स्ट एंड दिस इज GI सेकंड, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऑक्टाहेड्रल दोनों का होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ये मान लीजिए मैंने बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया और ये मान लीजिए मैंने दूसरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर हम इसको यहां पर देखेंगे, बताओ यहां पर जो लिगेंड्स है, ए मैंने किसको माना था? NH3। तो यहां ए क्या पोस्ट में? ए है, सो आई विल बी राइटिंग NH3 क्या पोस्ट में? NH3। क्या ये समझ में आया? क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 लिगेंड्स मैं लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में डायगोनली अपोज्ड प्लेस्ड है, क्योंकि मैंने डायगोनल को ब्रैकेट से बनाया। तो अगर मैं यहां पर ए लिख रहा हूं, इसका मतलब ये ए वो लिगेंड्स है जो डायगोनली अपोज्ड प्लेस्ड है, जो डायगोनली अपोज्ड प्लेस्ड है। तो NH3 के अपोज्ड क्या लिखा? NH3। अब AB है तो इसका मतलब NH3 के अपोज्ड में क्या आएगा? NO3। और यहां पर बेटा ध्यान रखिए B के अपोज्ड में B, मतलब NO3 के अपोज्ड में NO3। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनेगा। अब अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, बता बेटा यहां पहले ब्रैकेट में AB, तो मैं बोलूंगा NH3 के अपोज्ड में NH3 के अपोज्ड में NO3। बताइए दूसरा ब्रैकेट क्या? A के अपोज्ड में B, तो मैं बोलूंगा NH3 के अपोज्ड में NO3। तीसरा ब्रैकेट क्या है? A के अपोज्ड में B, तो मैं बोलूंगा इट इज NH3 के अपोज्ड में NO3। अब देखिए बेटा इनका नाम एनसीईआरटी जो लिखता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बेटा पहला देखूंगा, इसको ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं यहां पर पहला कॉम्प्लेक्स देखूंगा, या दूसरे से स्टार्ट करते हैं। बताइए बेटा अगर मैं NH3 को कनेक्ट करूंगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, आई विल बी यूजिंग ए डिफरेंट कलर। देखिए बेटा इसको यहां पर सिमिलर लिगेंड्स को कनेक्ट करो। अगर मैं इनको कनेक्ट यहां पर करूंगा, अगर मैं इनको मान लीजिए बेटा हमने इनको यहां पर कनेक्ट किया, समझिए, अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूंगा ऐसे सिमिलर लिगेंड्स को, ऐसे मैंने कनेक्ट किया, क्या ये ट्रायंगल जैसा बनेगा? यस। क्या ये ट्रायंगल जैसा बनेगा? यस। और अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट करूंगा, इन तीनों को, क्या ये भी ट्रायंगल जैसा बनेगा? यस। ये भी ट्रायंगल जैसा बनेगा? यस। और इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखेंगे एपेक्स एक दूसरे के अपोज जा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक दूसरे के फेसेस, और इस आइसोमर को क्या बोलेंगे? फेशियल, या सिंपली बोलेंगे बेटा फैक आइसोमर, या सिंपली क्या बोलेंगे? फैक आइसोमर। अब दूसरा आइसोमर जो आपके पास है, इस पे फोकस करिए। अगर मैं इस NH3 को 1 मानूंगा,
इसके सिमिलर लिगेंड्स को आप कनेक्ट करेंगे, यहां से कनेक्ट करेंगे, एंड तक आप यहां तक जाएंगे, ये मान लीजिए 3 तक आप गए। और बेटा जब आपने यहां से 1 से 3 आप ट्रेवल किए, कितने एंगल पे? 180, पर आप ऐसे यू शेपर जैसे गए तो ये मेरिडियन जैसा बनता है। तो यहां पर अगर मैं इनको कनेक्ट करूं, मान लीजिए इसका 1 ऐसे मैं कनेक्ट करूंगा यहां 3 तक, यहां 3 तक, तो ये बेटा जो है आपको 180 ट्रेवर्स एंगल आपने किया सेमी सर्कल जैसा, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज मेरिडोनल, या सिंपली हम क्या कहेंगे? मर। तो इसका मतलब इसके 2 जीआई है। कौन कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमर है? 1 इज फेशियल, जिसमें आपको 2 ट्रायंगल्स बनी और इनका एपेक्स आपको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में नजर में, तो फेशियल बोला। और दूसरा आपको 180 पे जब आपने ट्रेवर्स किया तो दैट इज कॉल्ड एज मेरिडियोनल। तो बेटा इसके टोटल जीआई द आंसर इज 2। क्या क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया जा रहा है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बोला जा रहा है डेल्टा ओ इज लेस देन पी, इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पी। अब बेटा यहां पर ध्यान से सुनिए, जो डेल्टा ओ है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओ का मतलब यहां पर क्या है? ऑक्टाहेड्रल। अब इसको ध्यान से सुनिए, पी इज पेयरिंग एनर्जी। आपको बोला जा रहा है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 सिस्टम विल बी। अब ध्यान से सुनिए बेटा, पहले तो ये पता चला ऑक्टाहेड्रल है, तो अगर इस पे मैं CFT लगाऊंगा, CFT के अकॉर्डिंग T2G नीचे आएगा, T2G नीचे आएगा और बेटा यहां पर जो EG है वो ऊपर जाएगा। इनके बीच में जो एनर्जी है दैट्स कॉल्ड डेल्टा O। अब देखिए डेल्टा O क्या एनर्जी है? जो इनके बीच में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहां पर बेटा पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सुनिए, अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमारे पास कौन सा सिस्टम दिया गया है? D4। अब D4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप यहां प्लेस करेंगे। अब 4th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये डिपेंड करता है इस फैक्टर पे। अगर डेल्टा O बेटा ग्रेटर होता पेयरिंग से, तो 4th इलेक्ट्रॉन विल पेयर, 4th इलेक्ट्रॉन विल पेयर इन T2G, विल पेयर इन T2G। तो याद रखेंगे, अगर डेल्टा O, देखो इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोसेसेस अवेलेबल है 4th को, या तो वो ऊपर EG में जाए या तो पेयरिंग करे। अभी डिपेंड करेगा उसको किस प्रोसेस में कम एनर्जी लगेगा। तो अगर डेल्टा O ज्यादा है, पेयरिंग कम है, पेयरिंग के लिए कम है, तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? डेल्टा O, केस नंबर 2 हमें गिवन है दैट इज डेल्टा O अगर लेस देन पेयरिंग है, मतलब पेयरिंग के लिए आपको बेटा एनर्जी क्या लगेगा? ज्यादा। तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा, तो बेटा 4th इलेक्ट्रॉन जो है, 4th इलेक्ट्रॉन विल मूव टू, कहां मूव करेगा? विल मूव टू EG सेट, वो बेटा EG सेट में मूव करेगा। तो यहां पर कंफिगरेशन 4th इलेक्ट्रॉन का यहां आएगा, तो कंफिगरेशन विल बी T2G3 एंड इट इज EG1। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct order of increasing field strength? तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्टली आपको जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको NCERT की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से गिवन है। NCERT आप खोलेंगे बेटा, वहां पर आपको CFT के बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लिखा हुआ है। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बेटा हम थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये हमें जल्दी से याद हो जाए। ट्रिक क्या है? अच्छा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? अरेंजमेंट अगर हम लिगेंड्स का करेंगे ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, इससे हमें पता चलता है कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन लिगेंड वीक है। तो बेटा इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। एक बार क्या पढ़ेंगे? एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट OH, ऑक्सलेट क्या होता है बेटा? C2O4-2 और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, वाटर, फिर लिखेंगे बेटा NCS-, मतलब इसी का एम्बिडेंटेड, पानी से प्यार। ये NCERT में नहीं है, पायरिडीन। उड़ता हुआ EDTA, उड़ता हुआ अमोनिया NH3, उड़ता हुआ अमोनिया NCNCO। तो ये आपके पास बेटा CFSE आता है। कैसे याद रखेंगे? एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट को, इसको ध्यान से सुनेंगे बेटा, कैसे याद रखेंगे? एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट को पानी से प्यार, उड़ता हुआ एमोनिया NCNCO। तो ये हमारे पास बना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपको यहां पर कौन कौन सा दिया? एक तो SCN-, तो मतलब ये एक आपको दिया गया है F-, यानी कि ये एक आपको दिया गया CN-, यानी कि ये एक आपको बेटा दिया गया है ऑक्सलेट, यानी कि ये। तो करेक्ट ऑर्डर में सबसे ज्यादा पेयरिंग स्ट्रेंथ किसका? CN-, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये या तो ये। उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सलेट। उसके बाद कौन आएगा? F-,
तो यहाँ सेकंड नंबर पे ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट उसके बाद एफ माइनस, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर बेटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी पार्ट। क्या ये क्लियर हो गया? तो डायरेक्टली एनसीईआरटी की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन था। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आपको क्या निकालना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको कंप्लेक्स दिया जा रहा है CrCO6, आपको इसमें क्या बताना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला, चूंकि ये नीट की सीरीज चल रही है बेटा, अब 12th में तो नहीं है, तो EN का फॉर्मूला डायरेक्टली रट के होना चाहिए। बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है? इट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। अब देखिए ये फॉर्मूला हम यूज किसके लिए करते हैं? टू कैलकुलेट EN। अब देखिए EN को स्टेबिलिटी के साथ कुछ नहीं होता, याद रखना। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, सर इसका EN 36 है, नोबल गैस जैसा बना, स्टेबल होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। स्टेबिलिटी का अलग रूल है बेटा। तो EN रूल, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कंपाउंड EN फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब देखिए EN का ये फॉर्मूला है। अब बेटा यहां पर ध्यान से सुनिए, कंप्लेक्स आपको ये दिया है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 क्योंकि कार्बोनिल इज न्यूट्रल लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ 6 बने। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं प्लॉट करता हूं। अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बने हैं, अगर बेटा यहां पर 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, हर एक बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन कितने रिसीव कर रहे हैं? 2। तो यहां 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसका EN कैलकुलेट करूंगा तो बेटा यहां पर EN क्या आएगा? बताइए एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल क्रोमियम 24, तो 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस इलेक्ट्रॉन गेंड कितने लिगेंड से किया? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 आएगा। बताइए बेटा ये कितना होगा? 36। तो मैं बोलूंगा चूंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस या नेक्स्ट नोबल गैस जो कि आपके पास है उसका एटॉमिक नंबर 36 है, सो आई विल बी सेइंग दैट ये EN रूल को फॉलो करता है। तो इसमें बेटा EN रूल कितना आएगा? 36। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है हमें? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेटन। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 1.73 बोहर मैग्नेटन आपको दिया है। विल बी शोवन बाय वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको बोलना इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो इतना मैग्नेटिक मोमेंट देगा। देखो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n × n+2 बोहर मैग्नेटन। इज इट क्लियर? और यहां पर n क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुनिए बेटा, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक डायरेक्ट कैलकुलेशन बचाने के लिए पॉइंट याद रखिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट 1.9 के आसपास होगा अप्रोक्सीमेट। अगर n 2 हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.9 के आसपास होगा। अगर n बेटा 3 होगा, मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 3.9 के आसपास होगा। अगर n 4 हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 4.9 के आसपास हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट कितना गिवन है? 1.73 बोहर मैग्नेटन। तो किसके अप्रोक्सीमेट है? 1.9। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स का कितना होगा? 1। तो अगर आपको बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान से सुनिए, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटन है, आप बोलोगे सर इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9, तो बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। अब हमें यही देखना है किस कंप्लेक्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पहला कंप्लेक्स चूज करते हैं। बताइए बेटा ये कंप्लेक्स अगर मैं लूंगा, पहला ध्यान से सुनिए, CuNH3 यहां पर +2। देखिए बेटा एक पॉइंट में आपको बोलूंगा, ये आपको टाइम बचाएगा। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पेन, हाई स्पेन, पैरा, डाया, जब भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से आएगा, यूज VBT। और अगर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टाइम बचाने के लिए आप हमेशा यूज क्या करेंगे? CFT। ऐसा नहीं है कि VBT नहीं लगेगा, टाइम बचाने के लिए आप क्या लगाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CFT। और कैसे लगाते हैं मैं भी समझाऊंगा। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड फ्रॉम VBT। अब VBT के अकॉर्डिंग पहले ये कॉपर +2 में है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट इज 4 is 0 बेटा 3d9, क्योंकि आप जानते हैं कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। 4 is 1 3d10, 2 निकाले तो 4 is 0 3d9। अब इसको बेटा ध्यान से सुनिए, अगर इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो आई विल बी राइटिंग 3d9, 4 is 0 4p0। इसको जरा थोड़ा सा हम है ना बॉक्स नोटेशन में बनाते हैं, इसको बेटा जरा हम थोड़ा सा बॉक्स नोटेशन में बनाते हैं। तो 3d को बनाएंगे, बताए 3D में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? 4s में कितने आएंगे? 1। और 4p में कितने आएंगे बेटा?
3। इज इट क्लियर? तो यहाँ 3d है, ये 4s और ये 4p है। अब बताइए इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, D9। तो यहां पर और लिगेंड कौन सा है, लिगेंड NH3 है। बता NH3 कौन सा लिगेंड है, सफल की विफल, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। याद रखना बेटा, डायरेक्ट अगर आप सीरीज से नहीं बनाओगे, डायरेक्ट ये पॉइंट याद रखो, नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यूज कर लो हमेशा, जो भी नाइट्रोजन और कार्बन डोनर लिगेंड होगा वो सफल होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर होगा वो बेटा विफल होगा, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड। अब बताइए यहां पर NH3 है, NH3 कैसा लिगेंड है, सफल, तो ये पेयरिंग कराएगा तो 1 2 3 4 5। अब यहां पर पेयरिंग कराएगा तो 6 7 8 और 9 ये आएगा। अब ये पेयरिंग कराएगा मगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। याद रखना सफल की टेंडेंसी होती है कौन सा कंप्लेक्स बनाने की, इनर ऑर्बिटल, कौन सा कंप्लेक्स बनाने की, इनर ऑर्बिटल, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा शिफ्ट करेगा फ्रॉम 3d टू 4p। तो यहां पर बेटा ये 3d टू 4p अगर जाएगा, इसको बोलते हैं हम 3d फ्रंट शिफ्ट। क्या बोलेंगे, ये 3d से कहां जाएगा, 3d से बेटा 4p में जाएगा, फ्रंट शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको हाइब्रिडाइजेशन वरना आती है sp3, पर SFL जो है वो कैसा कंप्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल में 3d यूज होना चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव फॉरवर्ड करना होगा। तो अगर इसको बेटा हम फॉरवर्ड मूव कराएंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसको मैं फिर से बनाता हूं। इसको जो इलेक्ट्रॉन था इसको यहां लिया, ये मेटल का अपना इलेक्ट्रॉन है, और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की फ्लिंग बेटा यहां से होगी 2 2 4 2 6 और 2 8। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2। वही मैं कहना चाहता था, NH3 सफल की टेंडेंसी होती है dsp2। अब बताओ क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई आया, यस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ही तो 1 पॉइंट, तो आंसर इज ए क्लियर। तो बाकी पार्ट्स जो है बेटा आप एज इट इज प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये क्लियर हुआ? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6, यहां 6, यहां 6, यहां 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बेटा याद रखेंगे दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, या तो मुन्ना होगा D2sp3 या तो बेटा होगा sp3d2। अब ध्यान से सुनिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हुआ, ये जो D होता है ना बेटा ये n-1 वाला होता है, कौन सा, जैसे 3d में 3d होगा। अगर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन यूज हुआ, ये जो D होता है ये ND होता है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन में n-1 वाला D यूज होगा तो उस कंप्लेक्स को क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। क्या कहेंगे बेटा, दैट कंप्लेक्स विल बी कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। तो दैट कंप्लेक्स विल बी कॉल्ड एज, जो कि हमें चेक करना है। तो हम क्या देखेंगे, इनमें से किस कंप्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, वही इंटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स होगा। अब अगर आपके पास किसी कंप्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आया, तो बेटा यहां पर D कौन सा यूज हुआ, आउटर मोस्ट ND, तो उसको कौन सा कंप्लेक्स बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। तो चलिए अब यहां पर ध्यान से कंसेप्ट समझ में आया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए दो हाइब्रिडाइजेशन से, अगर D2sp3 या इनर ऑर्बिटल कंप्लेक्स, अगर sp3d2 आया आउटर ऑर्बिटल कंप्लेक्स। अब ध्यान से सुनिए बेटा, पहला जो कंप्लेक्स आपको दिया जा रहा है दैट इज, ध्यान से सुनिए, COF6-3। देखो बेटा, अभी मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा आप प्रेफरेंशियली यूज क्या करेंगे, CFT, टाइम बचेगा, उससे हाइब्रिडाइजेशन भी मिलेगा, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल सब कुछ मिलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्रेफरेंशियल यूज VBT, क्योंकि CFT उसके लिए आपको गलत आंसर दे सकता है। क्लियर? तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या है, 6। तो मैं यूज क्या करूंगा, CFT के अकॉर्डिंग बेटा पहले मुझे बताओ यहां कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3, क्योंकि आप जानते हो फ्लोरीन -1 में, तो ये -6, इसको +3 तब -3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बेटा इसमें देखूंगा F- जो है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्प्लिटिंग कैसे होगा, यहाँ T2G नीचे आएगा, EG ऊपर आएगा, तो ये आपके पास बेटा T2G है और ये आपके पास EG है। अब बताइए कोबाल्ट यहां पर +3 में है, तो अगर मैं कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, बताओ क्या आएगा, दैट इज 4s03d6। तो ये आपके पास D6 सिस्टम आया, और D6 सिस्टम आया, 6 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड F- है, F- बेटा विफल है, तो क्या ये पेयरिंग करेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब 4th इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन यहां पर 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पेयरिंग नहीं करेगा, 4 5 और यहां पर 6। सुनो बेटा, क्या यहां पर EG ऑर्बिटल फील्ड है, क्या यहां EG ऑर्बिटल फील्ड है, क्या यहां EG ऑर्बिटल फील्ड है, यस। और अगर EG ऑर्बिटल फील्ड हुआ
तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। समझ में आया? और अगर ये Eg खाली होता ना तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता फिर sp3d2। तो बताइए बेटा यहां पर Eg फील्ड है, यस। अगर Eg फील्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2, सॉरी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2। अगर आपके पास Eg फील्ड होगा, अगर आपके पास बेटा Eg क्या होगा फील्ड, अगर आपके पास Eg फील्ड होगा बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d2। और अगर आपके पास Eg एम्प्टी है, खाली है, तो आपके पास बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा D2sp3। तो यहां पर Eg आपके पास फील्ड है, Eg आपके पास फील्ड है, तो बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा sp3d2। और sp3d2 आया तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। बताओ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमें क्या दिया जा रहा है? सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें क्या दिया जा रहा है? Fe(F6-3). बताओ यहां पर फ्लोरीन विफल है, F माइनस लीगेंड कौन सा है? वीक फील्ड लीगेंड। तो क्या पेयरिंग कराएगा? तो बेटा यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। बता आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3, क्योंकि ये -6 आएगा, -6 +3 इज -3। और Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन इज 4s0 3d5। चूंकि आपके पास बेटा कौन सा सिस्टम है? इट इज D5 सिस्टम। और अगर D5 सिस्टम का हम है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बताओ T2G क्या यहां पर पेयरिंग होगी? नहीं होगी। तो यहां पर आएगा 1 2 3 4 5। बताइए बेटा Eg, क्या Eg यहां पर फील्ड है? यस। और अगर Eg आपके पास फील्ड है, बता इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो बेटा sp3d2 आया, क्योंकि D&D है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तीसरा कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया जा रहा थर्ड, दैट इज बेटा कौन सा? दैट इज CrNH3 होल 6+3। अगेन यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मैं यूज करूंगा कौन सा थ्योरी? आई विल बी यूजिंग बेटा CFT के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे, पहले ध्यान से सुनिए बेटा। बताओ यहां NH3 कैसा है? NH3 बेटा चूंकि नाइट्रोजन डोनर है तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। NH3 आपके पास कौन सा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब ये पेयरिंग कराएगा, क्या ये पेयरिंग कराएगा? बताइए क्या ये पेयरिंग कराएगा? यस, ये पेयरिंग कराएगा। और अगर इसे पेयरिंग कराई, बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? क्योंकि यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। देखो क्रोमियम आप जानते हो एक्सेप्शनल 4s1 3d5, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा, यहां पर क्या बनेगा? 4s0 3d3। तो इसका मतलब ये D3 है, D3 है तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2, यहां पर 3। बेटा Eg चेक करो, बेटा Eg चेक करो, क्या Eg एम्प्टी है? यस। और अगर Eg खाली हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? D2sp3। तो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और अगर D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो डेफिनेटली दिस मस्ट बी द आंसर। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो आंसर आएगा, दैट इज इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, दैट्स पार्ट सी। है क्लियर हुआ? तो याद क्या रखना है, अगर हम CFT लगा रहे हैं, T2G अगर फील्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, और अगर खाली है तो D2sp3। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड PTH2O5 Cl3 एंड PTH2O2 Cl4 रिप्रेजेंट्स। तो आपको आइसोमेरिज्म यहां पर चेक करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर? इसमें आपको एग्जाम में गलत आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसलिए ध्यान से सुनिए बेटा। यहां पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, देखो इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म होने के लिए लीगेंड कैसा होना चाहिए? इसको बेटा ध्यान से सुनिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म होने के लिए लीगेंड जो आपके पास होना चाहिए बेटा, दैट मस्ट बी एम्बिडेंटेट। क्या होना चाहिए? लीगेंड मस्ट बी एम्बिडेंटेट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर बेटा अगर इसमें एम्बिडेंटेड लीगेंड होना चाहिए, क्या इसके अंदर कोई एम्बिडेंटेड लीगेंड है? यहां चेक करो, यहां वाटर और क्लोरीन है जो कि एम्बिडेंटेड नहीं है। यहां बेटा वाटर और क्लोरीन है, एम्बिडेंटेड नहीं है, तो इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो ये लिंकेज आइसोमर नहीं होगा। सेकंड चेक करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर वो होते हैं, वो दो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, साथ साथ में वो देंगे डिफरेंट आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। ये बेटा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड देगा, वो कुछ भी नहीं देगा, तो आयोनाइजेशन भी नहीं है। उसके बाद आप चेक करो हाइड्रेट, तो ये भी नहीं है हाइड्रेट। हाइड्रेशन आइसोमर है कि नहीं है? देखो बेटा इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ दूंगा। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले याद रखना बेटा, इसमें पॉइंट डब्बे में पानी। क्या याद रखोगे बेटा? डब्बे में पानी। तो डब्बे में क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट डब्बे में पानी, और दूसरा आप इसमें पॉइंट चेक क्या करोगे? डब्बे पे चार्ज। डूबे मत पड़ना बेटा, डब्बे पे चार्ज। तो बताइए बेटा यहां पर कितने पॉइंट चेक करेंगे? 2। पहला पॉइंट क्या चेक करेंगे? डब्बे में पानी, दूसरा डब्बे पे चार्ज। अगर ये आपने चेक किया, ये नहीं किया, बर्बाद।
फिर घर आके पता चलेगा क्वेश्चन कट गया। तो इसलिए बेटा क्या चेक करेंगे, ध्यान से सुनो। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में बताइए सबसे पहले कि इसके डब्बे के अंदर पानी है, यस इसके अंदर भी पानी है, तो दिमाग में हाइड्रेट होना चाहिए। सेकंड चेक करूं, बताइए यहां पर बाहर कितना चार्ज है, -3, बाहर कितना, 3 क्लोराइड का मैं बता रहा हूं कलेक्टिवली। बताइए यहां पर बाहर चार्ज कितना है, -3, क्योंकि -1 है क्लोरीन पे, तो डब्बे पे कितना आएगा, +3। यहां पर डब्बे पे चार्ज ही नहीं है, तो ये दोनों हाइड्रेट आइसोमर नहीं है, हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। देखो आल्दो यहाँ वाटर तो आपको लग रहा है सर एक्सचेंज हो रहे हैं, फिर हाइड्रेट क्यों नहीं है बेटा, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ डब्बे पे चार्ज, और अगर ये डब्बे पे चार्ज है, सोचो ये डाइपोल है, वाटर इज अ डाइपोल, क्या ये बेटा इसके साथ चिपकेगा, अबे इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये आयन नहीं है। तो इसमें याद रखना यहाँ कोई नो डाइपोल इंटरेक्शन, चूंकि यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए बेटा ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा। एक कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स मैंने दिया, देखो ध्यान से सुनो, पीटी, यहां पर मैंने क्या लिखा, H2O5, यहां पर लिखा Cl और यहां पर लिखा बेटा Cl3, ये कॉम्प्लेक्स, और मैंने बोला बताओ इसका हाइड्रेट आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे। पहले चेक, क्या डब्बे के अंदर पानी है, क्या डब्बे के अंदर पानी है, यस, क्या डब्बे के अंदर पानी है, यस, क्या डब्बे के ऊपर चार्ज है, यस, तो इसका हाइड्रेट आइसोमर होगा, इसका हाइड्रेट आइसोमर होगा। अगर आपको बनाने हैं, क्या कर लो, पीटी लिखा, यहां पर बेटा H2O को क्लोरीन के साथ शफल कर दो, 4, यहां पर क्लोरीन 2 आएंगे और यहां पर क्लोरीन 2 रहेंगे, एक वाटर मैंने बाहर लिया, फिर अगेन वाटर को क्लोरीन के साथ शफल करते हैं, तो पीटी, यहां पर बेटा वाटर 3 बचेंगे, यहां पर क्लोरीन 3 आएंगे, यहां पर क्लोरीन 1 और यहां पर वाटर कितने आएंगे, 2 वाटर आएंगे। इज इट क्लियर, यस। उसके बाद बताइए बेटा यहां पर पीटी, फिर से वाटर क्लोरीन, अभी क्लोरीन बाहर है, इसको शफल कर दो, तो H2O यहां पर 2 बचेंगे, यहां पर Cl4 आएगा, यहां पर डॉट 3 टाइम्स H2। अब सुनो बेटा, ये तो हाइड्रेट आइसोमर है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करो। अगर मैं इसको देखूंगा, बताओ क्या इस पे चार्ज बेटा -1, तो डब्बे पे +3, यहां पर बाहर -2 तो इस पे +2, यहां बाहर -1 तो इस पे +1, यहां तो बाहर कुछ भी नहीं है, तो यहां डाइपोल अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। तो बताइए बेटा ये कौन सा दिखा रहा है, नन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया जा रहा है बेटा, उसमें क्या बताया जा रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले ध्यान से सुनिए बेटा, पहले ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको लिखा गया D4 हाई स्पिन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, D4 हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन और ऑक्टाहेड्रल है। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये T2G है, ये EG है। अगर मान लीजिए ये T2G है और ये EG है, दो केसेस में बता रहा हूं, ये T2G है और ये EG है, ये T2G है और ये EG है। अब सुनिए बेटा, अगर T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मैंने रखे, ऐसे 1 2 3, मान लो मैंने 4th कहां रखा, ऊपर, ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा कौन सा, हाई स्पिन। तो अगर 4th इलेक्ट्रॉन EG सेट में गया, कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, हाई स्पिन। अब यहां पर बता, अगर मैंने 4th इलेक्ट्रॉन T2G में ही रखा तो पेयरिंग होगी ना, तो यहां पर बेटा स्पिन क्या होगा, कम, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन। आपको D4 हाई स्पिन है, तो बताइए बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग मुन्ना कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये वाला होगा, तो इट विल बी T2G3 एंड EG1। बताइए बेटा क्या आपको CFSE याद है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, डिराइव करके दूं, नीट में बेटा पढ़ते हो तो फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, पूरा डायग्राम क्यों बनाए, ठीक है ना। तो अभी जो सीरीज चल रही है बेटा, ये सिर्फ क्वेश्चन है, आपको तो चैप्टर पहले ही मालूम होना चाहिए, चैप्टर पहले ही पूरा पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो CFSE होता है वो -0.4 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस क्या करेंगे बेटा 0.6 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG प्लस क्या करेंगे बेटा P क्या है, P यहां पर है बेटा न्यू पेयरिंग, P को क्या बोलेंगे यहां पर, न्यू पेयरिंग, इसको हम कहेंगे न्यू पेयरिंग। अब पॉइंट टू बी नोटेड, गलती जहां से हो सकती है, अब यहां पर बेटा आपको 2 चीजें पूछे जा सकती है, या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट, ध्यान से सुनिए बेटा, या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या तो मांगेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर यहां स्प्लिटिंग मांगा तो आप पेयरिंग को कंसिडर नहीं करोगे, तो अगर बेटा आपको क्या मांगा, क्रिस्टल फील्ड, इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा,
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर आपको मांगा, अगर आपको बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मांगा, तब आप पेयरिंग कंसीडर, तब आप यहां से यहां तक निकालोगे। क्लियर? और आपको पता है माइनस क्यों होता है? क्योंकि बैरी सेंटर से T2G का एनर्जी कम, और यहां प्लस क्योंकि बैरी सेंटर से ज्यादा। अब अगर आपको स्टेबलाइजेशन मांगा, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? स्टेबलाइजेशन, तो आप बेटा पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर करके चलोगे। अब यहां पर बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या है? T2G3EG1, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। क्या कोई पेयरिंग आपको दिख रही है? नई पेयरिंग हो रही है इसमें? क्या कहीं नहीं हो रही है? तो इसीलिए बेटा यहां पेयरिंग एनर्जी कितनी लेंगे? 0। तो इसका अगर हम यहां पर CFSE निकालेंगे, बताइए बेटा, दैट इज -0.4 डेल्टा O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G 3, क्लियर, प्लस क्या करेंगे 0.6 डेल्टा O, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG 1 प्लस 0। ये समझ में क्यों 0? क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रहा है। दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, -1.2 डेल्टा O प्लस कितना आएगा बेटा 0.6 डेल्टा O प्लस कितना 0, और मुन्ना माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, तो सॉल्व करेंगे, -0.6 डेल्टा O मस्ट बी द आंसर। तो आंसर इज ए पार्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो पॉइंट क्या समझना है? अगर स्टेबलाइजेशन दे दिया, पेयरिंग कंसिडर होगी। अगर स्प्लिटिंग दे दिया, पेयरिंग आपको कंसिडर नहीं करनी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CO बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम? अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग से हमें समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये साइनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पर चूंकि सारे मेटल कार्बोनिल्स है, तो मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू मेटल कार्बोनिल्स ही बोलूंगा। अब देखिए बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल था और ये CO कोई कार्बोनिल लिगेंड था। CO कोई कार्बोनिल लिगेंड था। इसको बेटा ध्यान से समझिए। अब ये जो कार्बोनिल लिगेंड है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। अब देखो, मेटल का खानदानी काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना, यहां तो गेन किए, तो मेटल पे क्या होगा? मेटल पे बेटा क्या होगा? मेटल पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। मेटल पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा, मेटल अनस्टेबल, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस देना चाहेगा। अब जैसे ये बेटा वापस देगा, जैसे ये बेटा वापस देगा, यहां तो सिग्मा बॉन्ड बना, यहां पाई बॉन्ड, इसी वापस देने को, मेटल से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने को, इसी को बेटा हमने क्या बोला? सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोला? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो कार्बोनिल है, ये जब इलेक्ट्रॉन मेटल से वापस एक्सेप्ट, पहले तो दे दिए, डोनेट किए, जब ये वापस एक्सेप्ट करता है, ये बेटा एक्सेप्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा, इन ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार में। अब अगर आपको चेक करना होगा बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और आपको लगेगा कि एंटी बॉन्डिंग में स्पेस आगे बची है, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब एंटी बॉन्डिंग में जाने से क्या होगा? देखो, बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला इज हाफ ऑफ NB - NA। अब ये समझना बेटा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं। अगर सिनर्जी, देखो कार्बोनिल ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, उसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी, उसने वापस फायर अप किया, इसने एक्सेप्ट किया। ये जो पाई बॉन्ड में इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, वो किसमें किए? एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में। उसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम। किसका? CO का। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग चलेगी, जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, उतना CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग CO के बॉन्ड ऑर्डर को क्या करता है? कम। अब बताइए, ये CO का बॉन्ड ऑर्डर तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से कम हुआ। इज इट क्लियर? बताइए, मेटल और कार्बन के बीच में क्या हुआ? मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है। तो यहां दो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बताइए, सिनर्जिक, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिनर्जिक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, उतना CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। क्या ये पहले समझ में? तो इसको मैं थोड़ा सा फ्लो डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए बेटा, यहां पर ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? सेंट्रल मेटल। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आएगा, इस सेंट्रल मेटल पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बताओ उतना ये मेटल इसको डोनेट करेगा। तो हम बोलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, उतना ज्यादा यहां पर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, शिफ्ट्स टुवर्ड्स लिगेंड, उतना ज्यादा शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लिगेंड। क्लियर? किस बॉन्डिंग के थ्रू? इसको भी लिख लेते हैं,
थ्रू सिनर्जिक बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा ये प्रोसेस भी होगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मेटल पे उतना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा है ना, लीगेंड थ्रू टुवर्ड्स लीगेंड ज्यादा होगा कार्बोनिल। अब इससे क्या होगा, दो टाइप की बॉन्ड ऑर्डर इफेक्ट करेंगी। एक बॉन्ड जो इफेक्ट करेगा दैट इज कार्बन और मेटल, ये कार्बन और मेटल। एक जो इफेक्ट यहां पर बेटा इफेक्ट करेगा, इसको ध्यान से सुनिए। तो यहां पर एक जो इफेक्ट करेगा दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल का। बताइए जितना ज्यादा नेगेटिव सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा, कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, उतना ही कम। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम, बॉन्ड स्टेबिलिटी भी कम होगा। बताइए बॉन्ड एनर्जी वो भी कम होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड स्टेबिलिटी कम, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा। अब मेटल और कार्बन में जितना नेगेटिव चार्ज सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा, उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। तो यहां बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, यहां बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे बेटा, बॉन्ड लेंथ से। और किसका बॉन्ड लेंथ, सीओ। तो मैं बोलूंगा ना सीओ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मतलब नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज सेंट्रल मेटल पे ज्यादा, बॉन्डिंग ज्यादा। तो हम एक है ना, यहां पर बेटा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लॉट ए रिलेशन। प्लॉट क्या रिलेशन कर सकते हैं कि यहां पर है ना, एक फॉर्मूला में दूंगा, याद रखेंगे। जो इसमें बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। लो बेटा, इससे तुम लोगों का फॉर्मूला आबाद हो गया। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया? यस। तो ये फॉर्मूला, तो जिस कंप्लेक्स में मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसमें सीओ का बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, और जिस कंप्लेक्स में मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका सीओ बॉन्ड लेंथ कम। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बता यहां पर इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल है तो -1, यहां ये न्यूट्रल है तो 0, ये न्यूट्रल है तो 0, ये न्यूट्रल है तो +1। बताइए बेटा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पे ज्यादा, इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो इसी में सीओ का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज्यादा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लीड पॉइजनिंग शुड बी फेड विद। क्लियर बेटा, इसमें क्या ही बता सकते हैं। एनसीईआरटी का एक पार्ट आता है एप्लीकेशंस वाला, एप्लीकेशंस वाले पार्ट को पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। वहां पर लिखा गया है क्या, लेड पॉइजनिंग जिसको होगी उसको ट्रीट किया जाता है बाय फीडिंग विद ईडीटीए। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली ईडीटीए याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ, अच्छा ये ऑफ होना चाहिए। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन इज हाईएस्ट इन। आपको बताना इन कॉम्प्लेक्स में वेवलेंथ हाईएस्ट से ज्यादा किसका होगा। देखिए बेटा, जब भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आए तो आप सीएफएससी से बनाओ। सीएफएससी मतलब एनर्जी जो हमारे पास है, एनर्जी ही तो है ना, इस एनर्जी आई विल बी राइटिंग इज इक्वल एच सी बाई या एच इंटू न्यू, तो आई विल बी राइटिंग एच इंटू न्यू, या इसको लिखेंगे एच सी बाई लैम्बडा। तो ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब जिस कॉम्प्लेक्स का सीएफएससी बेटा ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, यही कंसेप्ट इसमें चलेगा। अब ये सीएफएससी किसमें ज्यादा किसमें कम, ये कैसे पता चलेगा मुन्ना? फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्या है कि सीएफएससी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, और जो फैक्टर है सीएफएससी का, बहुत सारे 4 फैक्टर है। यहां पर दूसरा जो फैक्टर दैट इज चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताइए बेटा, यहां पर चार्ज सेंट्रल मेटल पे +2, यहां चार्ज सेंट्रल मेटल पे +3, यहां चार्ज सेंट्रल मेटल पे +3, यहां चार्ज सेंट्रल मेटल पे +3, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड्स है। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी थोड़ा सा देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी देखते हैं। बताइए बेटा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसको ध्यान से सुनो। 6, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। यहां 6, यहां 6, यहां 6, तभी मैं फैक्टर लगा रहा हूं, और स्पॉट फैक्टर से भी सॉल्व हो सकता था। अब बताइए बेटा, यहां पर आप मुझे बताइए, ये लिगेंड कौन सा, सफल, ये लिगेंड कौन सा, सफल। तो इसमें तो सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड सफल से बन रहे, तो इसका सीएफएससी ज्यादा, सीएफएससी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, हमें वेवलेंथ हाईएस्ट देखना है, तो ये और ये तो आउट हुआ।
अब या तो आंसर ए है या बी है। बताइए बेटा, इसमें 5 सफल है, 1 विफल है, इसमें 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 1 विफल, तो स्ट्रेंथ तो बराबर है। यहां चार्ज कितना है, +3, वहां चार्ज +2, तो इसका CFSE क्या होगा बेटा, ज्यादा, उसका CFSE कम, और जिसका CFSE कम उसका वेवलेंथ ज्यादा, तो आंसर इज द ए। क्या ये समझ में आया? तो डायरेक्टली याद रखना है, CFSE जिसका ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, यहां सबसे ज्यादा CFSE जिसका होगा उसका वेवलेंथ कम, हमें देखना मैक्सिमम वेवलेंथ, तो जिसका CFSE कम, इसका CFSE कम, क्योंकि +2 चार्ज लेके बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज ट्रू फॉर NiEn होल टू +2। देखिए अगेन वही बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्वेश्चन, यहां निकल का एटॉमिक नंबर दिया जा रहा है, कंफ्यूजन मत खाना। अगेन वही क्वेश्चन है, देखिए बेटा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स ये है, कॉम्प्लेक्स में बताइए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टेल मी, वेरी एक्सीलेंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ बताओ स्टारो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि EN इज बाइडेंटेड लिगेंड, तो अगर यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बताइए बेटा VBT लगाएंगे कि CF, लगा तो दोनों सकते हैं पर प्रेफरेंशियली यूज VBT। CFT से बेटा क्वेश्चन गलत भी मिल सकता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन ये पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, VBT निकल +2 में है, निकल +2 क्योंकि ये न्यूट्रल है इथाइलिन डाइमीन, तो निकल +2 में कॉन्फ़िगरेशन 4 है 038, क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4 है 038। इसको रीशफल करके लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा 3D8 4 है 0, ऐड कर दो 4P0। क्या समझ में, मैं 4P क्यों ऐड कर रहा हूं? अरे मुन्ना, 4th शेल है, 4th शेल में सब शेल्स 4 होंगे, SPDF, तो आई विल बी एडिंग 4S 4P 4D, तो 4P तक चाहिए। यहां पर 3D को बनाएंगे बेटा, क्या ये आपके पास 3D आया, उसके बाद आपके पास कौन आएगा 4S, उसके बाद आपके पास कौन आएगा 4P। बताइए बेटा यहां पर लिगेंड कौन सा, EN, सफल के विफल, ये तो सफल है। अगर ये सफल है तो क्या पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा मुन्ना, यस ये पेयरिंग कराएगा। अब अगर पेयरिंग होगी, बताइए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग 2 2 4 2 6 2 8। अब लिगेंड कहां से अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, लिगेंड बेटा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहा है, लिगेंड यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां से फिलिंग होगी 2, ये क्रॉस में लिगेंड का इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, 2 2 4 2 6 2 8। बताइए बेटा यहां से यहां तक हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2, इसका मतलब ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो नाउ यू कैन चूज द आंसर। बताइए आंसर क्या है, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन 4 4 4, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर तो ये आउट, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर के बाद DsP2 तो ये आउट, तो इसका मतलब, और डायमैग्नेटिक भी होगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोहर मैग्नेटन, और 0 बोहर मैग्नेट तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, तो इसका मतलब आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द मेटल कार्बोनिल्स ऑफ जनरल फॉर्मूला MCOX विच फॉलोज EN रूल। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, EN रूल फॉलो करने का मतलब क्या है, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जा रहा है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स है जितना नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। बात समझ में आई? ऐसा मत सोचना कि EN हैज नथिंग टू डू विद स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी के क्वेश्चन के साथ कुछ भी नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं फिर, सर EN इसका 36 आया तो इसका मतलब नोबल गैस स्टेबल है, कुछ भी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। हमेशा याद रखो कंपाउंड या तो EN फॉलो करेगा या नहीं करेगा, अगर किया तो उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितना कि नेक्स्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होगा। जैसे नोबल गैस कौन कौन है आपके पास बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके पास कौन आता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन, ये आपके पास नोबल गैस है। एटॉमिक नंबर जरा बोलिए बेटा, इनका एटॉमिक नंबर, इसका 2 10 18 36 54 86 118, इसके बाद भी कोई आता तो 150 पे आता। अब सुनिए, आपको बोला गया है इनमें से कि ये EN रूल को फॉलो करते हैं, ये EN रूल को फॉलो करते हैं, मतलब इनका EN बिल्कुल बराबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है। और ये कंपाउंड दिया कौन कौन सा है आपको, एलिमेंट निकल, आयरन, क्रोमियम, ये बेटा 3D सीरीज के लिए है। 3D सीरीज के लिए पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 का नोबल गैस 1 2 3 4 क्रिप्टॉन है, तो इसका मतलब इनका जो EN है वो फॉलो हो गया है, कहां तक, 36 बन चुका है। पॉइंट क्लियर? अब फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे भी शॉर्टकट याद रखिए। ये आपने पहले डिसाइड किया 3rd पीरियड के हैं, 3D के हैं, 4th पीरियड के हैं, तो EN मतलब इनका 36 होगा, तो यहां पर अगर 36 आया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताए बेटा उसको निकल वहां पर डालिए, MCOX जनरल फॉर्मूला है, तो अगर मैं निकल डालूंगा तो क्या बनेगा, NiCOX।
अब बताइए बेटा निकल का एटॉमिक नंबर, शॉर्टकट दे रहा हूं, बिना फॉर्मूला के बनेगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 क्योंकि कार्बोनिल है। आपको बताना है, देखो 28 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ईएन बनाना कितना 36, बताओ कितने चाहिए। 28 है 36, बताओ कितने चाहिए बेटा। आपके पास इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक कार्बोनिल साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझो बात को। COX आपको देखना है कार्बोनिल कितने बैठे हैं। अगर एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बताओ बेटा यहां पर कितने कार्बोनिल होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप बोलोगे सर कोई मसला नहीं है, 8/2 दैट इज 4। तो बेटा यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी 4। इज इट क्लियर? ये तो पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए देखते हैं, बताओ दूसरा अगर आयरन डालेंगे तो क्या बनेगा FeCOX। बताइए Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कितना मेटल कार्बोनिल है तो 0, तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है। 26 है, होने कितने चाहिए 36। बताइए बेटा पेंडिंग कितने 10 के लिए कितने लिगेंड 10/2 विच इज इक्वल टू 5 कार्बोनिल लिगेंड्स। तो यहां पर x की वैल्यू 5। उसके बाद तीसरा जो कंप्लेक्स है, बताइए बेटा तीसरा कौन सा है क्रोमियम। अगर क्रोमियम रखेंगे CrCOX, बताइए बेटा यहां क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा 24। तो इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी 24 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें चाहिए कितने 36, कितने पेंडिंग हुए 12। तो लीगेंड कितने आएंगे 12/2 क्योंकि एक लीगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये आएगा 6। तो इसका मतलब x विल बी 4 5 6। तो बेटा आंसर विल बी बी पार्ट। इज इट क्लियर? क्या ये समझ में आया? तो EN को स्टेबिलिटी के साथ कुछ भी नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज। आपको कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है, अब ध्यान से सुनिए। जैसे नॉर्मल सॉल्ट्स का हम नाम लिखते हैं, पहले कैटाइन का फिर एनाइन का, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहले कैटाइनिक पार्ट का फिर एनाइनिक पार्ट का। इसके रूल से आपने रिवाइज किए होंगे तो ये आप तुरंत बनाओगे। बताइए बेटा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। यहां पर अगर मैं चेक करूंगा, सुनिए बेटा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कॉम्प्लेक्स कैटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन कैसे निकालेंगे जरा बताओ। यहां सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, टेल मी। चलिए बताइए बेटा, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर, इसमें और इसमें बताइए बेटा। चलिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का होगा, वेरी एक्सीलेंट। चलिए तो इट विल बी +1, शाबाश। देखिए बेटा कैसे, सुनिए। बताओ यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, हाफ कर दो +1, यहां 2 है हाफ कर दो +1। यहां जिस पापी को समझ में नहीं आया -2 पूरे पे +2 तो +1 अब बताइए बेटा यहां पर ये +1 है और ये न्यूट्रल है, तो डब्बे पे चार्ज कितना आएगा +1। ये +1 है, ये -1 -2 तो ये कितना आएगा -1। तो पहला पार्ट कैटाइन, दूसरा पार्ट एनाइन। पहले कैटाइन का नाम देंगे कि एनाइन का, पहले देंगे बेटा कैटाइन का। और कैटाइन का नाम अगर हम देंगे, बताइए बेटा पहले ये कॉम्प्लेक्स है, पहले लिगेंड का फिर मेटल का, फिर ब्रैकेट के अंदर रोमन में लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ बेटा क्या लिखेंगे, डाई, उसके बाद एमाइन। अब देखो स्टारो यहां पर डबल एम लगाना मत भूलना, NH3AMM, क्लियर, डाई एमाइन। उसके बाद Ag है, अच्छा कैटाइन में Ag है मेटल का एज इट इज नाम, तो यहां पर बेटा क्या आएगा सिल्वर और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट। ये कैटाइनिक पार्ट का हो गया। एनाइनिक का देंगे, बताओ क्या लिखेंगे, डाइसायनो। उसके बाद बताओ बेटा सिल्वर लिखोगे क्या, नहीं, क्योंकि एनाइनिक पार्ट में मेटल आ रहा है तो इसको लिखेंगे आर्जेंटेट। उसके बाद बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट, दिस विल बी इट इज IUPAC नेम। तो कौन सा आंसर है, इट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच गिव्स ओनली 25% मोल ऑफ AgCl। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा 2 रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हो, वर्नर थ्योरी में पढ़ा होगा। एक डॉट वाली रिप्रेजेंटेशन, एक डब्बे मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन। जब भी डॉट वाली रिप्रेजेंटेशन से मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन देना होगा, याद रखिएगा बेटा यहां पर इस क्वेश्चन में जो पॉइंट आपको लगेगा, प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट विल बी 4 और प्लेटिनम +4 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 6। और ये यूज कब करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स बना लेना होगा। याद रखेंगे बेटा, जब कॉम्प्लेक्स बना लेना होगा। अगर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ तो जो वहां से वो दे देगा उसको एक्सेप्ट करना है। अब देखिए बेटा पहले पार्ट का, अगर मैं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट मांगूंगा तो ये +2 में है, यहां देखेंगे तो ये +4 में है, यहां देखेंगे बेटा तो ये +4 में है, यहां देखेंगे तो ये +4 में है। अब ये प्लेटिनम +2 का, तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। बताइए बेटा PT। अब चूंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स बना लेना है
पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब यहां लिगेंड 2 है, एक बेटा न्यूट्रल एक चार्जड, न्यूट्रल NH3 चार्जड Cl है। आपको कितने कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करना है? 4। पहले आप सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड 4 आपके पास अवेलेबल है, तो आप लिखेंगे बेटा PT NH3 होल 4। और क्या आपको क्लोरीन की जरूरत है? नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहा था 4, तो यहां पर बेटा क्लोरीन दोनों आएंगे बाहर। क्या यह समझ में आया? यस और नो? यस। दूसरे कंप्लेक्स को अगर हम बनाएंगे, अच्छा इसमें बताओ ये कितने क्लोरीन डिसोसिएट करेगा? इसके अंदर क्लोरीन टोटल कितने हैं? 2, और आयोनाइजेबल 2 है, डब्बे के बाहर जो आयोनाइज करेगा 2। तो बता बेटा ये कितने परसेंट क्लोरीन देगा? 2 है, 2 देगा, तो इट इज 2/2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल टू, इसमें 100% AgCl का फॉर्मेशन होगा। और रिएक्शन तो आपको समझ में आई गई होगी। ये रिएक्शन जो है आपके पास अगर AgNO3 होगा, सामने क्लोराइड आइन है, तो वो क्या बना देगा? AgCl। तो इससे डरना नहीं है, रिएक्शन ये। अब बताइए बेटा दूसरा, अगर सेकंड कंप्लेक्स को मैं बनाऊंगा, बताओ यहां सेकंड कंप्लेक्स कौन सा है? PT+4 में। PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब कंप्लेक्स बना लेना होगा, यहां बनाना है, तो PT+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसको बेटा 6 सेटिस्फाई करने के लिए पहले न्यूट्रल देंगे। यहां पर 6 दोगे क्या? नहीं मुन्ना, 5 ही है, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना सेटिस्फाई करना है? +4 का 6। तो क्या न्यूट्रल कम पड़े? तो आप एनाइनिक एक दे दो साथ में क्लोरीन, और बाहर कितने क्लोरीन रखेंगे बेटा? 3। अब बताइए कितने परसेंट क्लोराइड देगा, कितने परसेंट AgCl देगा? आपको यहां पर अगर सॉल्व करना है, 4 टोटल क्लोरीन है, 3 डिसोसिएट करेगा, तो कितने परसेंट हुए? 3 अब इतना मैथ्स तो आता होगा, बताइए बेटा कितना आएगा? इट इज 75%। इट इज 75%। कंप्लेक्स हमें कितना देखना है? 25। क्लियर? कंप्लेक्स नंबर C, दैट इज PTCl, ये भी +4 में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बताइए बेटा यहां प्लेटिनम रखेंगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, पहले न्यूट्रल की चार्ज न्यूट्रल, तो बताइए यहां पर न्यूट्रल कितने हैं? 4। क्लोरीन कितने लाएंगे? 2। बेटा टोटल क्लोरीन 4 है, तो कितने क्लोरीन बाहर? 2। बताओ टोटल क्लोरीन कितने? 4। आयोनाइज कितने करेंगे? 2। तो AgCl के मोल्स कितने बनेंगे? इट विल बी dissociate to total 4 into 100, that is half of 100, which is equal to 50%। समझ में? अब बताइए बेटा जो D कंप्लेक्स है, D मस्ट बी द आंसर, इसको बनाएंगे। यहां पर PT आएगा, +4 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करना है, पहले 3 NH3 रखोगे, तो यहां पर बेटा NH3 होल 3, और यहां पर क्लोरीन कितने रखोगे? 3। बताइए क्या एक क्लोरीन बाहर आएगा? यहां कितने क्लोरीन टोटल है? 4। डिसोसिएट कितने करेंगे? 1, तो 1/4 into 100% AgCl, दैट इज मुन्ना 25%। तो इसका आंसर इज D पार्ट। क्या ये समझ में आया? तो पॉइंट क्या है, जब भी कंप्लेक्स बना लेना होगा, प्लेटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल? आपको देखना मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। क्या EN रूल लगाओगे? नहीं, EN रूल को स्टेबिलिटी के साथ कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, पॉइंट 3 बताता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना बेटा, नंबर ऑफ CR चेलेटिंग रिंग्स। सेकंड फैक्टर जो आप यूज करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। और तीसरा फैक्टर जो आप यूज करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। बताइए बेटा ये आपके पास फैक्टर लगेंगे। अब इन 4 फैक्टर में ध्यान से सुनिए बेटा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ किलेट रिंग, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये। और याद रखिएगा मुन्ना, ये जो आप यूज करेंगे, ये आप करेंगे प्रियोरिटी वाइज। प्रियोरिटी वाइज मतलब पहले CR चेक करेंगे, फिर ये, फिर ये। अब देखिए पहले CR चेक करते हैं। ऑक्सैलेटो लिगेंड है, ऑक्सैलेटो बाइडेंटेट है, और एक ऑक्सैलेटो कितनी रिंग बनाएगा? 1। 3 है तो कितनी बनेगी? यहां पर CR 3। बताइए बेटा यहां किलेटिंग रिंग्स 0, यहां किलेटिंग रिंग्स मोनोडेंटेट है तो 0, यहां किलेटिंग रिंग्स मोनोडेंटेट है तो 0। तो इसका आंसर डायरेक्टली ए पार्ट। चलते हैं बेटा, अगर इससे सॉल्व नहीं होता, किलेट रिंग सेम आती, फिर इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग ब्राउन रिंग कंप्लेक्स फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? देखिए बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट है ना, आई होप आपने पढ़ा होगा। हमारे पास उसमें कंप्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कंप्लेक्स। पहले देखिए ब्राउन रिंग कंप्लेक्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? FeH2O होल 5, यहां पर NO, और यहां पर क्या आएगा? SO4। फिर मैं तुम लोगों को असाइनमेंट देता हूं, इसको आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे इसका IUPAC नेम। ये आपका काम है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे क्या? IUPAC नेम ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। पर पहले इसको पूरा समझेंगे। बता बेटा, यहां पर ये है। अब देखो इसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ध्यान से सुनिए, इसमें NO जो है ना, NO
ये कन्वर्ट होता है बेटा NO प्लस नाइट्रोसोनियम में और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहां आयरन पहले होता है +2 में और वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा किस में चलेगा Fe प्लस में। तो पहला पॉइंट याद रखिए, आयरन +1 में है, NO प्लस में है। अब अपना क्वेश्चन थोड़ा सा देखते क्या है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO इज +1, ट्रू, टिक। इट इज कलर ड्यू टू, हाँ याद रखना बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल ट्रांसफर हुआ? तो याद रखना इसका जो कलर होता है ब्राउन रिंग, ये याद रखना बेटा, इसमें DD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं होता है, कलर ड्यू टू CTS, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और ये कहां से होता है? लिगेंड टू मेटल। चलिए बेटा, इट इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ट्रू। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1, गलत गलत गलत। फॉर्मूला ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज, क्या ये और ये सेम है? यस, यहां सल्फेट मिलेगा तो इस पे +2 चार्ज आएगा, तो इसमें जो इनकरेक्ट आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, ये NO +1 में, समझ में आया? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following complex sign is not expected to absorb visible light? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा? सिंपली जो DD ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन T2G से EG या EG से T2G गया, DD ट्रांजिशन हुआ तो लाइट एब्जॉर्ब किया। जो DD ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हमारे पास जो है दैट इज NiH2O होल 6, यहां पर +2। बताए बेटा निकल का यहां पर क्या आएगा? +2, और तो ये आएगा 4s03d8। क्या ये D8 सिस्टम है? यस, अगर ये D8 सिस्टम है, बताइए लिगेंड वाटर है, सफल की विफल, क्या बेटा पेयरिंग कराओगे? क्या पेयरिंग कराओगे? नहीं। तो इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, बताइए बेटा यहां पर T2G 3 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 4 5 6 7 8। अब देखो, अगर बाहर से इसको लाइट मिली, अगर बाहर से इसको लाइट मिली तो ये बेटा T2G से इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऊपर भी स्पेस है ना, EG में कैपेसिटी 4 इलेक्ट्रॉन की है, यहां 2 ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा DD ट्रांजिशन होगा, अगर DD ट्रांजिशन हुआ तो बेटा विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो दिस मस्ट नॉट बी द आंसर। बी पार्ट पे जाएंगे। बी पार्ट हमारे पास क्या है बताइए बेटा, दैट इज NiCN4 ऊपर -2। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। CFT लगाएंगे कि VBT? यहां निकल के स्टेट में +2, चेक करो ये -4 +2 -2 आएगा, क्योंकि साइनाइड इज मोनोडेंटेट बट एनाइनिक, +-1। यहां निकल +2 है तो 4s03d8, इसको रीशफल करना पड़ेगा, रीशफल करेंगे 3d8 4s0 4p0। बताइए बेटा अगर 3d को बनाएंगे, अगर 3d के बाद कौन बनाएंगे? 4s, फिर कौन बनाएंगे? 4p। 3d में कितने डब्बे? 5, 4s 4p में 3। बताइए 3d8, तो चूंकि यहां पर लिगेंड साइनाइड है, अबे CN- सफल है, तो क्या ये पेयरिंग करेगा? यस। अगर इसने मुन्ना पेयरिंग की तो बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 4 6 8। बताइए जैसे 8 इलेक्ट्रॉन, अब लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? इसमें D8 था ना, तो वही मैंने लिखा। बताओ लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। उनकी फिलिंग बेटा यहां से होगी तो ये आएगा 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज DsP2। सो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। हमारा क्वेश्चन बताता है क्या ये DD ट्रांजिशन देगा? नहीं देगा। बताइए इसमें अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप बोलोगे सफल भी है, पेयरिंग भी हुई है, तो आप सोचोगे EG में कोई स्पेस नहीं है तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, तो इसलिए बेटा ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the CFSE for octahedral complex is this much. The CFSE for tetrahedral, देखिए बेटा जब आप CFSE टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर का कंपेयर करते हैं, वहां पर आप एक फैक्टर पढ़ते हो, स्पॉट फैक्टर, स्क्वायर प्लेनर में ज्यादा होता है, और एक रिलेशन होती है तीनों के बीच में। हमें किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। नीट में डिराइव कर दूं बेटा ना, नीट में डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट रख लो। डेल्टा टी किसके बराबर? दैट इज 4/9 इंटू डेल्टा ओ। बताइए बेटा यहां डेल्टा टी कितना आएगा? 4/9। व्हाट इज डेल्टा ओ? डेल्टा ओ इज 18,000। इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये 2000 आया, तो डेल्टा टी जो होगा दैट इज 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो द आंसर मस्ट बी सी पार्ट। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का NSS हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे बेटा। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, सेव करेंगे, क्योंकि मैं आपको एश्योर करता हूं आपको नीट एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड
कंसेप्ट आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड आपका क्वेश्चन होगा। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट एनएसएस में मिलते। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।